केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा चैप्टर है एक्चुअली, इसमें दो चैप्टर मिक्स हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा इजी है, आयनिक में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इक्विलिब्रियम से थोड़ा अलग टॉपिक है, छोटा सा हेनरीज लॉ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो मैं करा देता हूं, बट वहां से क्वेश्चन कोई आएगा नहीं क्योंकि उसके क्वेश्चन 12th में आते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या है क्या नहीं वो बाद में बता देंगे, पहले हेनरीज लॉ लिख लो। ठीक है, हेडिंग डालिए हेनरीज लॉ। चलिए, पहली बात गैसेस पर अप्लाई होगा। ठीक है, अगर आपने कोई लिक्विड है और कोई गैस है, ये गैस इस पानी इसमें नहीं घुलती है, आप अगर इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दोगे तो जब आप गैस पे प्रेशर लगाओगे तो ये प्रेशर इस लिक्विड पे भी गैस लगाना शुरू कर देंगे। जितना ज्यादा ये प्रेशर होगा उतना ज्यादा ये गैस घुल जाएगी, यही है हेनरी लॉ। इसीलिए CO2 जैसे पानी में नहीं घुलती है, तो CO2 को सोडा बोतल या जो ये जो होते हैं हमारे पास कोक और पेप्सी, इसमें हाई प्रेशर पर करके CO2 घोल करके आपको दे दी जाती है। जब आप ढक्कन हटाते हो तो एकदम से CO2 बाहर निकलती है, फिजिंग आता है, जो चिड़नेस आती है, किसी थम्स अप को पीने में हल्का सा लगता है ना पीने में, वो चिड़नेस की वजह CO2 होती है। ठीक है, तो इसलिए घोला जाता है। तो बेसिकली अगर ये प्रेशर आपका बढ़ जाता है तो इसके अंदर जो घुलने वाला मास है ये मास बढ़ जाता है। अगर मास बढ़ गया तो मोल भी बढ़ जाएगा, जब मोल बढ़ गया तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। यही है हेनरीज लॉ। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर मास के लिए बोलोगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, मोल के लिए बोलोगे तो भी एक कांस्टेंट लगेगा, और फ्रैक्शन के लिए बोलोगे तो भी एक कांस्टेंट लगेगा। इन तीनों को ही हम हेनरीज कांस्टेंट कह सकते हैं। तो यहां पर K की यूनिट होगी ATM पर किलोग्राम या ATM पर ग्राम, जो भी हो, बट नीचे मास की यूनिट आएगी। तो आपको पता लग जाएगा कि फॉर्मूला ये वाला यूज करना है। लेकिन आपको बोलता है हेनरी कांस्टेंट है जिसकी यूनिट है ATM पर मोल, तो आपको पता लग जाएगा कि फॉर्मूला इस बार मोल वाला यूज करना है। आपको बोलता है कि K की यूनिट है ATM, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा। तो यह है आपका हेनरीज लॉ। क्या कहता है सुनिए, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, ये आपने एक्सर्ट करा तो गैस इस पे एक्सर्ट करेगी, वो बात अलग है, गैस भी उतना ही करेगी जितना आपने करा है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस over the surface of solution is directly proportional to the mole fraction, dissolved mole fraction, dissolved mass या dissolved mole। लिखिए इसको, यह कहता है कि अगर ये गैस इस सॉल्यूशन पर ज्यादा प्रेशर लगाएगी तो ये ज्यादा घुलेगा, सीधी सी बात है। अगर ये ज्यादा घुल रहा है यानी कि गैस इस पर प्रेशर ज्यादा लगा रही है, यानी कि the dissolved amount of gas in the solution is proportional to the pressure exerted by the gas over the surface of solution। यहां पर M क्या है, of dissolved gas, N क्या है, मोल of dissolved gas, X क्या है, मोल फ्रैक्शन of dissolved। ठीक है, P क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ओवर द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यही लिखा दूंगा और कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रेशर exerted by the gas over the surface of solution
is directly proportional to the dissolved mole of the gas या mole fraction of the gas या mass of the gas mole fraction mole whatever dissolved mole of the gas। चलिए तो सेकंड पॉइंट लिख लेना। Hence Henry's law explains impact of pressure on solubility of the gas, solubility of a gas। Hence Henry's law explains impact of pressure on the solubility of gas। डन, खत्म कीजिए। मेन मुद्दे पे आते हैं। सपोज कीजिए एक रिएक्शन है ए से बी। आप ये मान लीजिए कि ए का कलर मान लीजिए येलो है और ये ए से बी बनाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। आप ये मान लीजिए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 1 लीटर में इसके 10 मोल प्रोडक्ट बनाते हैं और बी होता है आपके पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन। तो येलो वाला कम होता जाएगा, ब्लू वाला बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही ब्लू बनता है तो ब्लू भी क्या करता है, फिर से ए बनाना शुरू कर देता है। यानी कि ये कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये है बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और मैंने माना स्टार्टिंग में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन थी 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे 10 मोल प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं ना, तो बी की वैल्यू बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे बी बढ़ता जाता है बी से ए बनाने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाती है। 2 हो गई, फिर थोड़े टाइम के बाद में ये 5 मोल पर सेकेंड हो गई, फिर और बढ़ी। तो सर ऐसे में पहले वाले में ए की भी तो कम होती जाएगी। बिल्कुल, ए की भी कम होगी। मैंने कब मना कर, मैं थोड़ा बोला कि कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये मान लो कि ये 2 थी और रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या था 10 मोल, फिर रेट ऑफ बैकवर्ड कम होकर के 5 मोल पर सेकेंड हो गया। अब इस केस पे बात करते हैं, क्या हो रहा है। अब ए से बी जिस रेट से बन रहा है उसी रेट से बी से ए बन रहा है। क्या येलोनेस जो होगी वो और कम होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जितने ए खत्म होकर के बी में गए उतने ही बी ने ए वापस दे दिए, तो वो तो कांस्टेंट हो गया। क्या बी की वैल्यू कम होगी? क्या कलर चेंज होगा? कलर क्यों चेंज होगा? जब ए कांस्टेंट है बी कांस्टेंट हो गया तो कलर क्यों चेंज होगा? जब ए ज्यादा था तो येलो कम हो रहा था, ब्लूनेस बढ़ रहा था। और जब बी ने ए बनाया तो भी येलोनेस ही कम हो रहा था, क्योंकि नेट तो फॉरवर्ड ही जा रहा है। ये 10 मोल बना रहा है, ये रिटर्न में 2 ही दे रहा है, तो येलो ही कम हो रहा है। बट एक मोमेंट पे जाकर के दोनों बराबर हो गए। अब जितना ए बी बना रहा है उतना ही बी ने ए बना दिया, तब कलर क्यों चेंज होगा? अब सोचो आपके पास एक टब था, उसमें येलो था, आपने देखा यार ये ब्लूनेस आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आपको पता लग रहा है कि रिएक्शन हो रही है, और बाद में रुक जाए, ना येलो खत्म हो रहा है ना बी खत्म हो रहा है, तो आपको क्या लगेगा? रिएक्शन रुक चुकी है, क्योंकि कलर कोई चेंज नहीं हो रहा। बट असलियत क्या है? क्या रिएक्शन रुकी है? नहीं। ए जिस रेट से बी बना रहा है उस रेट से बी ए बी बना रहा है।
यानी कि इस कंडीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये आरएफ क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और द मोमेंट ये दोनों बराबर हो जाती हैं, आपको लगता है कि रिएक्शन रुक गई है, बट रिएक्शन रुकती नहीं है। इसलिए इस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बट इसमें कुछ रुका नहीं है, चल ही रहा है, इसलिए इसका पूरी तरह से बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि अभी भी ए बी बी एस में चेंज हो रहा है। तो पहली स्टेज ये थी, दूसरी स्टेज में आपके पास 2 मोल 10 मोल आया, तीसरी में ये किस पे आ गई? इक्विलिब्रियम में। तो अब हम कह देंगे ए और बी कैसे हैं? इक्विलिब्रियम में। कब आता है इक्विलिब्रियम? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है, ना कि कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। बेसिकली अगर इसमें है तो मैं बता दूं आपको। हाँ, तो अगर मैं बात करूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन 10 था, 10 से कम होकर के 5, और 5 के बाद में 5 ही रहा, तो मैंने माना फॉरवर्ड रिएक्शन में 10 था, 10 से कम होकर के ये 5 पर रह आ गया। ये 10 था और फॉरवर्ड रिएक्शन कम होकर के किस पे आ गई? 5। लेकिन बैकवर्ड पहले क्या था? 0। फिर बाद में बढ़ करके क्या हुआ? 2, 2 से बढ़ के क्या हो गया? 5। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होती है टाइम के साथ और बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ती है। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम क्या कह देते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच का कर्व। ठीक है, पहली चीज। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन। सिलेबस में है नहीं तो छोड़ दो, छोड़ क्या भाई। और इस पर क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। लिख लीजिए इसको। आप ऐसा कर सकते हो, रुको रुको रुको, अभी समझ लो कि स्टार्टिंग में ये 12 था, ठीक है, फिर इसको इधर लिखते हैं, है ना। फॉरवर्ड कम होकर के हो गया 10 और बैकवर्ड हो गया 2। लिख वही रहा हूं, बैकवर्ड हो गया 5, फॉरवर्ड। तो ये क्या है? 12 से 10, 10 से 5 कम हो गया, और ये 0 से 2, 2 से 5 बढ़ गया, है ना। तो थोड़ा देखने में सही लगेगा। ओके, तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम तब एस्टैब्लिश होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है। ऐसे मोमेंट पर कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस होते हुए नजर नहीं आते, बट इसका मतलब यह नहीं है कि केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन रुक गई है। इट इज स्टिल गोइंग ऑन एंड ऑन, इट इज जस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल, hence the equilibrium established is called as dynamic equilibrium। चलिए लिखिए इस बात को। In a reversible chemical reaction, equilibrium is attained when rate of forward reaction equilibrium is attained when rate of forward reaction become equal to the rate of backward reaction। अच्छा, ये समझ लेना कि at equilibrium, इसको बोलते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट जब लगाता है, इसका मतलब कंसंट्रेशन की बात करें, इसको पढ़ता है कंसंट्रेशन ऑफ ए। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी, पढ़ा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट, यूट्यूब पे जाकर के मोल कॉन्सेप्ट का भी पूरा है अपलोड। 3 लेक्चर खत्म कर दीजिए ताकि ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले काम ये कर दीजिए, ठीक है। हाँ, मोलारिटी। दूसरा क्या है? मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, बहुत सारे, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, मे बी एंड मे नॉट बी।
तो कई लोगों के दिमाग में यह आ जाता है कि जब भी इक्विलिब्रियम आता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। जरूरी नहीं है, सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्लियर? लिखिए सेकंड बात, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी सेम। आगे लिखे, लॉ ऑफ मास एक्शन, LMA, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसी चैप्टर में आपको मैं वो लॉग टेबल भी देखना सिखाऊंगा। ये कोई रिएक्शन है, ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर आपको लिखना है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यह है लॉ ऑफ मास एक्शन। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो ये लिखा जाएगा KF। KF है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो यह है आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन। इसी तरह से अगर आप बैकवर्ड के लिए लिखोगे कि इस वाली रिएक्शन के लिए तो रिएक्टेंट ये हो जाएंगे, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो आपके पास लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट और इसको बोलोगे रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। यह है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। लिखिए इसको, देखो इधर। इसीलिए जैसे जैसे ये दोनों मिलकर के C और D बनाएंगे, A और B की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, कम। लेकिन जैसे जैसे C और D बनते जाएंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता जाएगा। तो टाइम के साथ फॉरवर्ड वाली रिएक्शन कम होती जाती है, बैकवर्ड बढ़ती जाती है और एक मूवमेंट पे दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। देखिए कितने मोल हैं। अब मैं यहां लिख दूं 2A 3B 4C, तो 2 का मतलब A लिख दो। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाती है, फॉरवर्ड रिएक्शन का मान लिखो क्या है, KF A की पावर A B की पावर B, KB C की पावर C D की पावर D, KF अपॉन KB, C की पावर C D की पावर D। और KF अपॉन KB को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KC या KP। अगर यहां कंसंट्रेशन लिख रहे हो तो KC, अगर यहां प्रेशर लिख रहे हो तो KP। तो ये हो गया आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, लिख लीजिए। इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देता हूं, K इक्विलिब्रियम। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है। हेडिंग डालिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। टर्म है, काफी यूज होगी, इसलिए पहले एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड या आयनाइज्ड, number of moles dissociated out of each reactant is called degree of dissociation या degree of ionization, is called degree of dissociation
द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। number of mole dissociated or ionized out of each reactant is called as degree of dissociation or ionization। next line में लिखिए, generally it is given in terms of percentage। generally it is given in terms of percentage। आइए हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज करो ए से बी बनता है और आपने ए के ले रखे हैं 10 मोल, ठीक है, और आपको बोल रखा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा से बताते हैं। हेडिंग जहां डाला है वहां ब्रैकेट में लिखना अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका है 5%। तो आपने स्टार्टिंग में कितने मोल लिए? 10 मोल, तो इसके तो कुछ बने नहीं होंगे। अब रिएक्शन जब आगे चलेगी तो 10 में से 10 का 5% आयनाइज हो जाएगा, यानी कि 10 का 5% यानी कि 0.5। तो 10 का 0.5 चला जाएगा, तो 10 का यह है 0.5, तो 1 का कितना बनेगा? दस के लिए कितना गया है? 0.5 ना, यही तो है ना भाई। 10 के लिए कितना गया है? 0.5। तो 1 के लिए कितना बनेगा? 0.5/10। 10 के लिए 0.5 आयनाइज हुआ है, तो 1 के लिए कितना हो गया? 0.5/10। लिखिए इस बात को, यही सीखना है मैंने मेन। बिल्कुल समझाऊंगा, पहले देख ले, ये बड़ी चीज है। देखो जरा सोचो, इसका ये था ए से बी, अब मैंने माना इसका 1 है, अल्फा है 5%, तो 1 का 5% निकालो, ठीक है। तो 1 में से कितना गया? 0.05। तो 1 के लिए कितना गया? 0.5। तो 1 के लिए बनेगा भी कितना? 0.5। क्लियर? लेकिन अगर मैं कह दूं 2a से b है और अल्फा अभी भी मैंने 5% रखा है, तो 2 का 5% कितना हो जाएगा? 0.1। तो 2 के लिए कितना गया? 0.1। अब ये कितना है? 1। जब 2 के लिए 0.1 गया है तो 1 के लिए कितना होगा? 0.1/2। 10 है, ये 0 था, तो 10 का 5% चला गया, तो 10 के लिए 5% गया है, तो 1 के लिए कितना बचा है? तो 10 के लिए 0.5 गया है, तो 1 के लिए कितना है? 0.5/10। अगर मैं कहता हूं 4a 3b, अब मैं कहता हूं कि अल्फा मेरा 5% है, तो पहले 4 था, ये तो बना ही नहीं। अब 4 में से 4 का 5% चला जाएगा, यानी कि 0.2 चला जाएगा। तो 4 के लिए 0.2 गया ना, तो 3 के लिए कितना बनेगा? 4 के लिए 0.2, तो 3 के लिए कितना है? 0.2/4 × 3। ये सीख लो आराम से, अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के 4 एग्जाम्पल लिख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो नहीं सुनो, अगर ये 1 है तो 0.5 गया तो 0.5 ही बन गया, लेकिन ये 2 हो गया, तो अगर इसमें से 1 खत्म हुआ तो वहां 2 बन रहे हैं। ये है सीन। अगर मैंने यहां पर 2 लिखा तो यहां से 2 खत्म होंगे तो वहां 1 बनेगा, तो यहां से 0.1 खत्म होगा तो वहां से कितना बनेगा? 0.1 का आधा। 2 से 1 बन रहा है ना, आधा हो रहा है ना,
तो 0.1 से कितना बनेगा? 0.1 का आधा। 1 से 1 बन रहा है तो 0.5 से 0.5 बनेगा। 10 से 1 बन रहा है तो 0.5 से कितना बनेगा? 0.5/10। 4 से 3 बन रहा है, 4 से 3 बनता है तो 1 से कितना बनेगा? 3/4। तो वही बात है कि 4 से 0 बन रहा है तो 0.2 से कितना बनेगा? यह है लॉजिक। कोई नहीं, आएगा धीरे धीरे। चलिए अब इसको सिंबल से समझते हैं। आपने क्या करा, समझना ध्यान से। अगर मैं इसको ए मान लूं तो ये क्या हो गया? ए। ये क्या हो गया? ए। 10 की जगह तो ए लिखूंगा यार। और ये क्या है? 5% यानी कि अल्फा, यानी कि अल्फा, यानी कि ए में से कितना जाता है? ए अल्फा। और ये कितना है? ए अल्फा/10। 10 के लिए ए अल्फा गया है, 10 से 1 बन रहा है तो ए अल्फा से कितना बनेगा? क्लियर? तो ये क्या है? x = ए अल्फा। इसको हम बोलते हैं डिसोसिएटेड मोल। अभी अभी मैं आ रहा हूं अपनी बात पे। तो डिसोसिएटेड मोल क्या होता है? x = ए अल्फा। तो अल्फा क्या हो गया? x/a। x क्या है? डिसोसिएटेड मोल कितना प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। और a क्या है? इनिशियल मोल इनटू 100 या नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो अगले स्टेप में लिखिए अल्फा = x/a, दैट इज डिसोसिएटेड मोल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। कितने लिए हैं आपने? यहाँ पर भी तो अल्फा आएगा ना, और सॉरी यहाँ पर ये आएगा 10। क्यों? यहां पे 10 डिवाइड हुआ है ना। हाँ, जब 10-10 लिया है तो आ जाएगा, बट डिपेंड करता है कि यहां क्या लिया है। यहां क्या है उसके हिसाब से चलते हैं कहानी। ये तो रिएक्शन बता रहा है कि 10 से 1 होता है। ये भी समझना, ये रिएक्शन क्या बता रही है कि 10 मोल ए का 1 मोल बी का बनाता है। और आपके पास 10 मोल नहीं हुआ, फिर मेरे पास 2 ही मोल है, तो क्या बी नहीं बनेगा? क्या बनेगा भाई? 10 से 1 बनता है तो 2 से कम बनेगा, बट बनेगा तो सही। तो ये जो है ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और कितना आपने लिया है वो एक अलग कहानी। लिखिए इसको, यह है मैथ्स वाली केमिस्ट्री। जैसे ए जो बना है वो हमारा 10। भाई इसका क्या मतलब है? 10 मोल ए का 1 मोल बी बनाते हैं। 10 की वैल्यू यहाँ पे ए आई है ना? नहीं, नहीं। सपोज करो, समझना। आइए एक और एग्जांपल लिख लेते हैं कि ए से बी यहां पर 10 है, टेकन मोल है मेरे पास 5, इसका 0 था। अल्फा मैंने ले लिया 10%, या यूं कहो कि लिया मैंने 20 है। ऐसा भी हो सकता है मेरे पास 20 मोल है, 10 से 1 बनता है तो मैंने 20 मोल है, और अल्फा है 10%। तो 20 में से 20 का 10% चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये चला गया। अब बनेगा कितना? 10 से कितना बन रहा था? 1। तो इससे कितना बनेगा? इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। 2 ही हुआ ना। तो 10 से बन रहा था 1, तो 2 से कितना बनेगा? 2/10। तो ये आपके पास रिएक्शन का तरीका बताता है, बट कितना लिया है आपने ये अलग भी हो सकता है। तो ये बता रहा है अल्फा 10% है, इसका मतलब है कि जो लिया है आपने उसका 10% चला जाएगा। तो 20 जो लिया है उसका 10% तो चला गया, बट ये बताता है कि 10 चला जाएगा तो 1 बनता है, तो इतना चला गया तो कितना बना है? ये लिख लो अगला एग्जांपल। यही है न्यूमेरिकल। एक और कीजिए। ए से बी 3 और 4, और टेकन है आपका 5, इसका 0 है।
इस बार अल्फा है 5% या 2%। बताइए यहां क्या लिखोगे, यहां कितना लिखोगे? अरे पूरा मत सोल्व कर यार, सिर्फ फ्रैक्शन बता दे, कॉन्सेप्ट चेक करना है मुझे, तेरी मैथ्स ना चेक करनी है। आइए 5 लिया है तो 5 का 2% चला जाएगा। क्लियर? जो भी हो। अब ये समझना है 3 से बनता है 4, तो इससे कितना बनेगा? 4/3 इंटू 2/100। देख लीजिए आराम से। समझो ना ये क्या लिखा है? ये लिखा है कि इसके 3 मोल इसके 4 मोल बनाते हैं, ये है। इसने सिर्फ आपको फॉर्मेट बता दिया है। अब गेम यहां पर है कि आपने 5 लिया, अब 5 के 5 प्रोडक्ट नहीं बन रहे। सपोज करो, सुनो सुनो सुनो, 5 लिया और मैं कहता हूं अल्फा 100% है, तो 3 के जब 4 बनाएगा तो 5 के कितने बनेगा? 4/3 इंटू 5। अगर पूरे के पूरे बना दें तो 3 से 4 बनते हैं, तो 5 से कितने बनेंगे? इतने। बट 5 तो नहीं बन रहे, 5 का इतना प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो 3, हाँ 3 से 4 बनता है, तो 2/100 से कितना बनेगा? यही तो बना है। अरे निकालते रहना यार, तूने कॉन्सेप्ट देखना, 0.02 आ जाएगा। मैच देखना, मैच देख पहले। और समझा देता हूं एक बार और। a माइनस a अल्फा, और आपने वहां पे अल्फा को बस करा। अरे हाँ यार शिट, मैं तब से वही तो बता रहा हूँ कि सही 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 सही। 5 में से 5 का 2% इंटू 5 होगा। सही सही, सो सॉरी। ठीक है ठीक है, ओके। एक और देख लो। बताइए, चलिए मैच कर लीजिए। 20 माइनस 20 का 10%, ठीक है, और यहां होगा 20 का 10%, 3/2। 20 माइनस, इतनी मैथ्स आती नहीं है ना मेरे को, मैथ्स 2, तो इसका बचा 18, और इसका हो गया आपके पास 3। अब देखो ना, आ भी रहा है, समझना। 2 से 3 बना तो आपका कितना गया? 2 ही गया ना, तो 2 से तो 3 ही बन रहा है। नहीं है वैसे में 2 से 3 बनना चाहिए, और जब 20 लिया तो 20 में से 2 चला गया। जब 2 से 3 बनता है तो 3 ही तो बनेगा, वो बना। तो दिस इज हाउ मैथ्स इज वर्किंग। एक और कर लो लास्ट, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में 18 तो बचा है ना, 18 तो बचा है और इसका 3 बना है। ये तो फाइनल प्रोडक्ट है ना कि भी 18 इसका बाकी और इसका 3 बन चुका है। 50 में से 50 का 5% चला गया। क्लियर? अब लगाएंगे मैथ्स। 4 से बनता है 1/3, तो 50 इंटू 5% से बनेगा 13। अबे तू तो मैथ्स सिखा दे मेरे को। अब तू देख ले इसको कितना आ रहा है। आया ना? सेम आया? बस एक और कर लो, फिर तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तो एक और कर लो, एक और आओ।
प्लस 2c। एक और गोला बता दो। जब इसका बता सकते हो तो ये भी बता दो ना, इसमें प्लस 2c और कर दिया, 3 कर दिया इस बार। उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, 3 गोले भर दो इस बार। आइए इधर देख लो, 100 में से 100 का 10% चला गया, यानी कि 100 में से कितना चला गया, 10। अब आइए इसके लिए 3/4 है, जिससे 4/5 बनता है, तो 10 से कितना बन जाएगा, 4/5 अपॉन 3/4 इंटू 10। क्लियर। अब इसके लिए बात करते हैं। 3/4 से बनता है 2, तो 10 से कितना बनेगा, 2 अपॉन 3/4 इंटू 10। हाँ हाँ चला जाएगा। बस यही सिखाना था। प्रोडक्ट साइड 0 लिखे हुए हैं। हाँ वो मैंने लिए नहीं ना, प्रोडक्ट थोड़ा ले सकता हूं मैं तो रिएक्टेंट ले सकता हूं। अच्छा नहीं नहीं, ये 0 था स्टार्टिंग में, तो मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, रिएक्टेंट लूंगा ना, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा। क्या हुआ, तो घर पे करता रहना, वो थोड़ा मुझे चेक करनी, मुझे कॉन्सेप्ट मैच करना है पहले। ठीक है, एक बार देख लेना, किसी को दिक्कत है तो अभी पूछ लो। सुमित कोई दिक्कत बेटा?